विद्यार्थियों, तथ्यों के विश्लेषण और ऐतिहासिक अनुसंधान की इस प्रक्रिया के अंतर्गत मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के स्नातकोत्तर इतिहास के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। और विद्यार्थियों, अध्ययन की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करूंगा आपके पेपर 6 के बारे में, यानी मिडाइवल इंडिया एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस 1206 to 1526 एडी तक, यानी 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक के मध्यकालीन भारतीय इतिहास और इससे जुड़ी हुई विविध संस्थाओं के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। और विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे सुल्तान के बारे में जो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान नहीं था। एक ऐसे सुल्तान के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि ही वॉज द स्लेव ऑफ द स्लेव, वह गुलाम का भी गुलाम था, लेकिन ऐसा गुलाम जिसने अपने मालिक से पहले आज़ादी हासिल की। विद्यार्थियों, एक ऐसा गुलाम जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला संस्थापक न होने के बावजूद भी दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। विद्यार्थियों, यह सुल्तान कोई और नहीं था बल्कि यह सुल्तान था इल्बारी तुर्क। तुर्कों की सबसे पवित्रतम नस्ल में से एक माने जाने वाले इल्बारी तुर्क, और इस सुल्तान का नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। विद्यार्थियों, यह कोई मामूली सुल्तान नहीं था बल्कि यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कि हिंदुस्तान में ममलूक सुल्तानों के भविष्य को तय किया और ममलूकों की सत्ता को मजबूत किया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसका टाइमिंग मोटे तौर पर 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक माना जाता है। विद्यार्थियों, शमसुद्दीन इल्तुतमिश एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो आपके एमए फाइनल के पेपर 6 की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण विषयों में से एक विषय के रूप में इसे शामिल किया जाता है। विद्यार्थियों, बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसे सही मायने में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, एक ऐसा सुल्तान जिसे भरपूर मौका मिला और जिसे भरपूर समय मिला इस बात के लिए कि वह अपनी ऊर्जा का प्रयोग, अपने संसाधनों का प्रयोग अपने राजतंत्र को स्थायित्व देने की दृष्टि से कर सके। न केवल स्थायित्व राजनीतिक दृष्टि से देने के हिसाब से कर सके, बल्कि उन प्रशासनिक अधिकरणों, संस्थाओं और तंत्रों का निर्माण भी कर सके जो कि एक साम्राज्य के शांतिकालीन परिस्थितियों में संचालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। विद्यार्थियों, इल्तुतमिश को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने दिल्ली सल्तनत को वह स्थायित्व, वह मजबूती और वह वैधानिकता प्रदान की जो इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं कर पाया। विद्यार्थियों, ये बात अलग है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी और उसे हिंदुस्तान में ज़्यादा समय भी नहीं मिल पाया। हिंदुस्तान क्या, उसे सुल्तान के रूप में काम करने के लिए ज़्यादा समय मिल भी नहीं पाया। 1206 से लेकर 1210 तक कुल मिलाकर 4 साल तक ही वह दिल्ली पर अपने प्रभाव को कायम कर पाया। यानी कहने का मतलब है कि उसे केवल 4 साल का समय मिला और 4 साल के समय में वह केवल अपने बागियों को कुचलने में और अपनी सत्ता को मजबूत करने में लगा रहा। इसके अलावा उसे अन्य किसी भी तरफ ध्यान देने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। लेकिन सुल्तान इल्तुतमिश के पास 25 वर्ष का समय था और विद्यार्थियों, सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने संसाधनों का प्रयोग, अपनी ऊर्जा का प्रयोग एक बेहतरीन तरीके से किया। और यही कारण है कि सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सुल्तान इल्तुतमिश के अकाउंट में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ जाती है
जो विद्यार्थियों परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि सुल्तान इल्तुतमिश को इस बात का श्रेय जाता है कि उसने दिल्ली सल्तनत को एक वैधानिक दर्जा प्रदान किया। यानी कहने का मतलब ये है कि उसे मध्य एशियाई इस्लामिक सल्तनतों में एक वैधानिक और एक संप्रभु इस्लामी सल्तनत होने का दर्जा दिलाया, और इस काम को उसने खलीफा से मान्यता हासिल करवा कर किया। दिल्ली की नव स्थापित सत्ता को खलीफा अल मुस्तसिर बिल्ला के द्वारा मान्यता प्रदान की गई और दिल्ली सल्तनत को एक वैधानिक राज्य का दर्जा मिला। लेकिन विद्यार्थियों, यह इतना आसान काम नहीं था, और दिल्ली सल्तनत को वैधानिक दर्जा दिलाने से पहले सुल्तान इल्तुतमिश के सामने चुनौती थी कि वह सल्तनत को शत्रुओं से मुक्त करे। सल्तनत के सामने उस वक्त दो बड़ी समस्याएं खड़ी थी। एक तो नासिरुद्दीन कुबाचा और दूसरी थी ताजुद्दीन यल्दौज। नासिरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन यल्दौज ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के समान ही मोहम्मद गोरी के सरदार थे, गुलाम थे, और उन्होंने ऐबक की सत्ता को चैलेंज किया। लेकिन ऐबक ने उनसे वैवाहिक संबंध कायम करके और उनसे मित्रता कायम करके उन्हें शांत कर दिया। लेकिन इल्तुतमिश के साथ वे इस प्रकार के किसी भी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं थे, और इल्तुतमिश ये जानता था कि इन्हें रास्ते से हटाना जरूरी है। तो इल्तुतमिश ने कुबाचा को और ताजुद्दीन यल्दौज को अपने रास्ते से हटाकर उन्हें समाप्त करके दिल्ली सल्तनत के रास्ते को निष्कंटक कर दिया। कुबाचा और यल्दौज के दमन के बाद दिल्ली सल्तनत के सामने जो एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि गजनी और गौर, जो कि दिल्ली सल्तनत को खुद का हिस्सा मानते थे, उन्होंने इस दावे का परित्याग कर दिया। और यही कारण है कि इसके बाद सुल्तान इल्तुतमिश ने खलीफा अल मुस्तसिर बिल्ला से सल्तनत के लिए वैधानिक मान्यता प्राप्त की, और दिल्ली सल्तनत अन्य इस्लामिक सल्तनतों की भांति एक वैधानिक सल्तनत के रूप में उभर कर सामने आई। तो पहला काम यह था सुल्तान इल्तुतमिश का कि जिसके कारण उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाए, सल्तनत को वैधानिक मान्यता दिलाना। दूसरा काम यह था कि इल्तुतमिश ने एक स्वतंत्र और एक संप्रभु सुल्तान के रूप में सिक्के जारी किए। चांदी का टंका और तांबे का जितल। विद्यार्थियों, सिक्के जारी करने का अधिकार संप्रभु सरकार को ही होता है। जैसे कि भारत में नोट जारी करने का अधिकार भारत सरकार की अनुमति से रिजर्व बैंक को, कोई अन्य सत्ता या कोई अन्य अधिकरण या कोई अन्य व्यक्ति मुद्रा नहीं छाप सकता है। तो इसके पीछे संप्रभुता होती है। तो इल्तुतमिश ने सत्ता के लिए संप्रभुता हासिल की, एक वैधानिकता हासिल की, और एक स्वतंत्र सुल्तान की हैसियत से उसने सिक्के जारी किए, चांदी का टंका और तांबे का जितल। विद्यार्थियों, तीसरा इल्तुतमिश का सबसे बड़ा सूझबूझ भरा काम ये था कि उसने दिल्ली सल्तनत पर संभावित हो सकने वाले एक भयानक संकट को टाल दिया। और विद्यार्थियों, इस संकट कोई और संकट नहीं था बल्कि 1221 में दिल्ली सल्तनत की सीमाओं पर सिंधु नदी के पार उस दौर की सबसे बड़ी शक्तिशाली ताकत मंगोल सरदार चंगेज खान के रूप में था। विद्यार्थियों, उस दौर की सबसे बड़ी दुर्दांत ताकत और चाइना के गोबी के रेगिस्तानों से निकले हुए मंगोल अपने शक्तिशाली नेता चंगेज खान के नेतृत्व में ख्वारिज्म के शहजादे जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी पर आकर रुक गए। जलालुद्दीन मांगबरनी ने सिंधु नदी की सीमाओं को पार किया। चंगेज खान ने सिंधु पार नहीं किया बल्कि मांगबरनी का इंतजार किया। उधर जलालुद्दीन मांगबरनी ने पंजाब और सिंध के क्षेत्रों में लूटपाट मचाई जो कि कुबाचा के अधिकार में थे, और यही कारण है कि बाद में कुबाचा की ताकत कमज़ोर होने के कारण इल्तुतमिश ने कुबाचा को समाप्त करवाया। इसी दौर में जलालुद्दीन मांगबरनी ने अपना एक दूत इल्तुतमिश के दरबार में भिजवाया और कहा कि मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप एक विधर्मी के खिलाफ, मंगोल मुसलमान नहीं थे विद्यार्थियों, तो आप एक विधर्मी के खिलाफ एक मुसलमान की मदद करेंगे। लेकिन इल्तुतमिश काफ़ी समझदार था, वो ही जानता था कि मैं जानबूझकर यदि मैंने जलालुद्दीन मांगबरनी की मदद की तो दिल्ली सल्तनत पर चंगेज के हमलों का संकट पैदा हो जाएगा और
चंगेज की मंगोली ताकत के सामने अपने दिल्ली की नवोदित सत्ता नहीं संभल पाएगी। इसलिए इल्तुतमिश ने बड़ी समझदारीपूर्ण तरीके से जलालुद्दीन मंगबर्नी को ये कहा कि हिंदुस्तान की जलवायु आपको रास नहीं आएगी। तो कहने का मतलब है कि उसने मदद नहीं दी और परिणाम ये हुआ कि चंगेज खान को हिंदुस्तान में आने का मौका नहीं मिला। यद्यपि ये बात अलग है कि उधर मंगोलिया में चंगेज खान के खिलाफ कुछ विपरीत परिस्थितियाँ पैदा हो रही थी और ऐसी स्थिति में चंगेज खान को घेरा उठाकर जाना पड़ा। लेकिन यह भी सत्य है कि यदि इल्तुतमिश मदद दे देता तो चंगेज खान का उस वक्त नहीं तो लेकिन भविष्य में हमला निश्चित तौर पर संभावित था। तो यह इल्तुतमिश की बुद्धिमत्ता थी, इल्तुतमिश की समझदारी थी कि उसने दिल्ली सल्तनत को एक संकट से बचाया। विद्यार्थियों, इसके अलावा इल्तुतमिश को एक श्रेय और दिया जाता है। उसने सल्तनत की मजबूती के लिए, सल्तनत के स्थायित्व के लिए 40 तुर्की सरदारों के दल का गठन किया। यह दल विद्यार्थियों इतिहास में तुर्कान-ए-चहलगानी के नाम से जाना जाता है और यह उन 40 तुर्की सरदारों का दल था जो अपने आप को पवित्र किस्म के तुर्क मानते थे, जो अपने आप को काफ़ी बेहतरीन और रक्त शुद्धता वाले तुर्क मानते थे। विद्यार्थियों, ये 40 तुर्की सरदार जो 40वां मंडल या तुर्कान-ए-चहलगानी कहलाता है, एक ऐसा दल था जो साम्राज्य के चप्पे चप्पे में फैला हुआ था। इनको साम्राज्यों में कई महत्वपूर्ण सूबेदारी दी गई थी। दीपालपुर, समाना, शूनम, सिंध, बदायूं, बरन, हांसी, मुल्तान, काफ़ी जगहों पर ये सूबेदार थे और ये इल्तुतमिश की ताकत का आधार थे। ये इल्तुतमिश के एक इशारे पर जान लेने के लिए तैयार थे और जान देने को तैयार थे। लेकिन इनका एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये तब तक नियंत्रण में थे कि जब तक कि सुल्तान शक्तिशाली हो। और आगे चलकर हम देखेंगे कि आगे चलकर दिल्ली के सुल्तान जैसे जैसे कमज़ोर पड़े, वैसे इन तुर्कान-ए-चहलगानी के सदस्यों ने शासन तंत्र में हावी होने की कोशिश की। और हम ये देखते हैं कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद शाह, इन सभी को एक के बाद एक करके बलि के बकरे की भांति कत्ल किया गया और कैद किया गया। और आगे चलकर इन्हीं 40 तुर्की सरदारों में से एक शमसुद्दीन गयासुद्दीन बलबन सुल्तान बना। तो विद्यार्थियों, इन तथ्यों के बारे में मैं आगे और विस्तार से बात करूंगा। चूँकि इल्तुतमिश आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय बिंदु है, इसलिए मैंने आपसे इस बारे में चर्चा की और आगे हम और भी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। परीक्षाएँ आपके नज़दीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9928482295 पर संपर्क करें। जय भारत, जय हिंद।